वेलकम बैक टू द डोज योर नीड। और आज हम आपको देने वाले हैं दवा की पुड़िया डे 23 में न्यू हिस्टोरिसिज्म की अपनी मास्टर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ब्रिटिश लिटरेचर लिटरेरी थ्योरीज़ को कंप्लीट करते हुए हम आ चुके हैं अपने न्यू टॉपिक पे। अब बात हम करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में भी हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स आपको बता दिए हैं और इसके 50 PYQs मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ डे 24 पे, तो बी रेडी फॉर डैट ऑल्सो। और पेपर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये समझ लीजिए ये बहुत ही कीमती चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। और क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत ही PYQ फोकस्ड है, कीवर्ड्स बेस्ड है, हमारी इतनी थ्योरीज नहीं है। थ्योरी मतलब गाथा बेकार की हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मेन चीज़ें कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, तो फोकस ऑन डैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यू हिस्टोरिसिज्म। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ न्यू हिस्टोरिसिज्म। इसकी पहले जाने कि ये होता क्या है। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ लिटरेरी थ्योरी दैट इमर्ज्ड इन 1980s। सारी लिटरेरी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ना, हमने मार्क्सिज्म पढ़ा, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा और साइको एनालिसिस पढ़ा, फेमिनिज्म पढ़ा, ऐसे करके हम सारी लिटरेरी थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हमारी एक आती है न्यू हिस्टोरिसिज्म, जो एक लिटरेरी थ्योरी है। इसका सिंपल आइडिया है, यू कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड अ लिटरेरी टेक्स्ट if you separate it from historical, cultural and political world in which it was created। न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या कहना है, ये कहना है कि आप किसी एक टेक्स्ट को तब तक नहीं समझ सकते अगर आप उसको उसके हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल वर्ल्ड से अलग कर देते हैं जिस समय में वो चीज़ हुई है। ठीक है, बट इट गोज़ फर्दर देन जस्ट रीडिंग हिस्ट्री एज बैकग्राउंड। न्यू हिस्टोरिस्ट्स से history itself is a text. It was written by someone shaped by power and interpreted by bias. So both literature and history are documents that need critical reading. आप याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद रखेंगे कि लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों not one way influence but mutual shaping. Literature shapes history and history shapes literature simultaneously. तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों अपनी सेम अहमियत रखते हैं, सेम बात कहते हैं। आप इस किसी को भी एक लेंस से नहीं देख सकते, आपको दोनों एक 2 वे इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, नॉट 1 वे इन्फ्लुएंस। अगली बात अगर हम करें कि वाई डिड न्यू हिस्टोरिसिज्म इमर्ज, कि ये आया क्यों है, तो बात यह है कि न्यू हिस्टोरिज्म से पहले जो भी ओल्ड हिस्टोरिज्म रहा, जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच रही, उसमें हिस्ट्री को बहुत ही सॉलिड ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड की तरह देखा गया। लिटरेचर में यू रीड हिस्ट्री देन यू अंडरस्टैंड द पोएम प्ले। आपको बता दिया गया कि इस टाइम पे ये हुआ था और आपने वो पोएम पढ़ के उसको उस हिसाब से समझ लिया। डैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारी ओल्ड हिस्टोरिज्म में आ रही थी। बट जो न्यू क्रिटिसिज्म आया हमारा 1940s से 60s में, वो इससे अपोजिट चला गया, वेंट टू द अपोजिट एक्सट्रीम। और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को एंटायरली इग्नोर कर दो, है ना। उनका कहना था कि हिस्ट्री को एंटायरली इग्नोर कर दो, फोकस only on the text, close reading, iron intention, the poem is self contained। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हो रहा था, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सॉलिड है, हिस्ट्री को मेन मानो, पहले हिस्ट्री पढ़ो किसी टाइम की और फिर उसके बेसिस पे आपकी जो भी पोएम है, प्ले है, उसको समझो। बट न्यू क्रिटिसिज्म आया, उन्होंने कहा कि नहीं, हिस्ट्री को इग्नोर कर दो, केवल फोकस करो टेक्स्ट पे, और क्योंकि पोएम जो है वो सेल्फ कंटेन्ड है, उस पर बात करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि न्यू criticism ignored power, race, class, gender. It treated a poem as if it existed in a vacuum। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म एक करेक्शन है जो हिस्ट्री को वापस लेके आ रहा है हमारी लिटरेरी स्टडी में इन अ smarter, more skeptical way। It said history is not neutral, it is full of power struggles। ठीक है, अब बात क्या है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बहुत ऐसे क्या कह सकते हैं, दबी दबी सी, सहमी सहमी सी लग रही होगी। तो दिक्कत ये है कि आई एम अंडर मेडिकेशन, तो जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दिक्कत दे रहा है मेरे को, और मेरे को इस बात का बहुत
दिल से बुरा भी लग रहा है कि मैं अपना 100% देके आपको नहीं पढ़ा पा रही हूँ। मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मेरी तरफ से मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ 100%। जिस तरीके से, जिस लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आई एम लो ऑन एनर्जी लेटली। तो आई होप कि आप भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी समझेंगे इस बात को। और क्योंकि हम जाने जा रहे हैं लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, है ना, तो हमको पढ़ना है वाइजली, नॉट ब्लाइंडली। तो द थिंग इज़ आई एम ट्राइंग टू कवर द मोस्ट ऑफ थिंग इन द मोस्ट बेस्ट वे पॉसिबल, है ना। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, उससे ये होगा कि आपको कंटेंट मिलता रहेगा, है ना। आपको कंटेंट मिलता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ रहे हो आप, मतलब ये सीधी सी बात इतनी सी है कि अभी कुछ जगहों पे ऐसी बात आएगी जहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि ये चीज़ आप रीड कर लेना, आप समझ जाओगे। तो वहाँ पे आपको कोऑपरेट करना है, वहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाना है ना। ये वाली बात मैं कह रही हूँ। इसमें अभी तक आपको हिस्टोरिसिज्म में समझ में आ चुका होगा कि पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच में उसको इग्नोर कर रहे थे, फिर हम थोड़ा सा न्यू क्रिटिसिज्म में जब हम पहुँचे तब हम उसको, हिस्ट्री को हमने पूरा इग्नोर कर दिया। ठीक है, पहले ट्रेडिशनल वे में हम कह रहे थे कि हिस्ट्री को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर न्यू क्रिटिसिज्म में हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया, और फिर आया हमारा न्यू हिस्टोरिज्म जो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा था और केयर हिस्ट्री को वापस ला रहा था इन अ स्मार्टर एंड मोर स्केप्टिकल वे। हिस्ट्री इज़ नॉट न्यूट्रल, इट्स फुल ऑफ पावर स्ट्रक्चरल्स। स्टीफन ग्रीनबेल्ट की बात करूं, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिज्म, जो आपको याद रखना है, ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक बॉर्न इन 1943, प्रोफेसर एट UC Berkeley, हार्वर्ड, कॉइन्ड द टर्म न्यू हिस्टोरिज्म इन 1982। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम आपको मेन चीज़ें पढ़ाते हैं, है ना। हिज फोकस वॉज रेनेसांस लिटरेचर। शेक्सपियर की जो एरा जो मैंने आपको पढ़ाई है ब्रिटिश लिटरेचर के पहले दूसरे दिन में ना, वो रेनेसांस लिटरेचर को ये कवर कर रहे थे। और इनके कीवर्ड हैं रेनेसांस, सेल्फ फैशनिंग, और इन्होंने शेक्सपियरियन नेगोशिएशंस भी लिखा है वर्क 1988 में, स्टार्टेड द जर्नल रिप्रेजेंटेशंस इन 1983। रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग में आपको क्या याद रखना है कि ग्रीनबेल्ट स्टडीड हाउ इंडिविजुअल्स इन द रेनेसांस लाइक मार्लो, शेक्सपियर, मोर, स्पेंसर कंस्ट्रक्टेड देयर ओन आइडेंटिटीज, देयर सेल्फ within the constraints of society, religion and power. This was his landmark book that launched new historism. अब देखो, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, एलिजाबेथन एज मतलब रेनेसांस लिटरेचर पढ़ा, और उसमें जो जो हमारे राइटर्स थे, की फिगर्स थे, उनके बारे में पढ़ के उन्होंने इस चीज़ को बताया कि कैसे हर एक ने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट की है, अपने आप को सेल्फ एज अ सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, अपनी आइडेंटिटी को विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी, रिलीजन एंड पावर। तो यही एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क बनी आपके न्यू हिस्टोरिज्म को लेके। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आता है द हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड द टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। पहला कॉन्सेप्ट, द हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड द टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। दिस इज़ अ फेमस फ्रेज बाय लुइस मॉन्ट्रोज एंड अदर की न्यू हिस्टोरिस्ट। अब जानते हैं हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट और टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट होता है एवरी लिटरेरी टेक्स्ट इज डीपली एम्बेडेड इन इट्स हिस्टोरिकल मूवमेंट, इट कैरीज द मार्क्स ऑफ इट्स टाइम, पॉलिटिक्स, पावर एंड आइडियोलॉजी। हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट क्या है कि टेक्स्ट की जो पुरानी हिस्ट्री है, कि हर एक टेक्स्ट के अंदर जो उसका हिस्टोरिकल मूवमेंट एम्बेडेड है, दैट इज हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट। बट टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री क्या होता है कि हिस्ट्री इटसेल्फ इज नॉट सिंपली व्हाट हैपेंड, इट इज़ अ टेक्स्ट रिटन बाय ह्यूमन, शेप्ड बाय पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजी एंड पावर। वी कैन ओनली एक्सेस हिस्ट्री थ्रू द डॉक्यूमेंट्स विच आर टेक्स्ट। हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट क्या है कि टेक्स्ट के अंदर जो हिस्ट्री हमारी एम्बेडेड है, जो हमारे टाइमलाइंस को कैरी कर रही है,
वहीं टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री क्या है कि एक टेक्स्ट में हिस्ट्री को कैसे दिखाया गया है, क्योंकि टेक्स्ट कौन लिख रहा है, ह्यूमन। तो वो ह्यूमन कैसे अपने पर्सपेक्टिव से, आइडियोलॉजी से, पावर से हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, डैट इज़ टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है तो वो याद करना है थिक डिस्क्रिप्शन फ्रॉम क्लिफोर्ड ग्रीट्स। जैसे कि अभी मैंने बताया ग्रीन ब्लैट मैंने कौन बताए हैं, ग्रीन ब्लैट मैंने बताए हैं फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। आई होप कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और लिख रहे होंगे, कथा सुनने नहीं आए हैं, है ना। और अगर कहीं से भी गलती से भी इस लेक्चर में आ गए हो और यहाँ तक पढ़ रहे हो और चीज़ें समझ आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर मत सोचना कि वो कौन सा था जहाँ पे हमको मैक्सिमम चीज़ें कम टाइम में पढ़ने को मिल रही थी, है ना, काइंड ऑफ थिंग आपके दिमाग में आए तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत के वीडियो में तो मैं बोलती ही नहीं थी, बट अभी निकल गया तो निकल गया, है ना, कर लेना। अभी आपको हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट और टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब थिक डिस्क्रिप्शन क्या है ये देखते हैं। तो ग्रीनब्लैट borrowed दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट इज क्लिफोर्ड गिट्स। थिक डिस्क्रिप्शन मीन्स do not just describe what you see on the surface. Dig deeper into the cultural context, meaning and significance behind an event to text. तो थिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं जान लेना है, सरफेस लेवल पे उसके कल्चरल कंटेक्स्ट, मीनिंग और सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी इवेंट के या टेक्स्ट के आपको अपनी बात रखनी है, देखना है, दैट इज थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ विंक is not just a physical eye movement, it could mean conspiracy, mockery और flirtation. अब मैं कह रही हूँ कि आपको थिक डिस्क्रिप्शन कैसे याद रखना है कि जो एक विंक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको इतना सब कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई बात, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, है ना। अ विंक इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल आई मूवमेंट, इट कुड बी मीन कॉन्स्पिरेसी। अब आपको वो आँख मार रहा है तो आँख मारना कभी कभी फ्लर्टेशन भी हो सकता है कि फ्लर्ट कर रहा है भाई, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, मॉकरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसकी मीनिंग में जाना है, कॉन्टेक्स्ट गिव इट्स मीनिंग और न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्लाई दिस टू लिटरेचर, अंडरस्टैंड ऑल कल्चरल लेयर्स अराउंड द टेक्स्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है द एंटीडोट, that is new historians often start their essay with an unusual tiny historical anecdote, a strange event। ये होता क्या है, ये होता है a strange event, a court case, a criminal execution that seems unrelated to literature। कोई ऐसी बात डाल देना जो आपको लिटरेचर में अलग अलग सी लगेगी बट वो कनेक्ट करती है लिटरेचर में आगे जाके बाद में, है ना। कोई एक शुरुआत में ही आपके दिमाग में कुछ डाल देना, that kind of thing, because these small movements reveal how power, ideology and culture worked in society. Greenblatt essays frequently begin this way, it's a recognizable style of new historians writing। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपको नींद आ रही है क्या, मैम हमको नींद नहीं आ रही है। बात ये है ना कि मैम इतनी दवाइयाँ खा खा के नशे में है दवाइयों के कि उनकी नंबने से ही दूर नहीं हो पा रही है कि वो तुमको खिलखिला के पूरे जोश के साथ पढ़ा पाए, जो दुख भी दे रहा है ना। चौथे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। देखो, सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी से पहले मैं आपको बताऊँ कि देखो अपनी एनर्जी बहुत मेंटेन करके रखो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी, रिश्तेदारी, सब बात की बात है, पैसा घोड़ा गाड़ी सब बात की बात है। अगर तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम राजा होके भी राजा नहीं हो, है ना। तो इसलिए फ़िज़िकल हेल्थ बहुत रुलाती है, बहुत झिकाती है, तो फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखो प्लीज़, अपनी एनर्जी बचा के रखो, अपनी एनर्जी मेंटेन रखो, है ना। क्योंकि एक बार फिज़िकल हेल्थ कुछ अगर हो जाता है तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई एम डीलिंग विद इट। ठीक है। तो ग्रीन सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी क्या है,
Greenblatt's key idea from Shakespeare's Negotiations, he asked how does social energy, things like anxiety, pleasure, belief, fear, circulate between different parts of society, that is rituals, theaters, politicals, religion, literature, especially theater is a place where the energy gets negotiated. ये जो इनका वर्क है ना, जो मैंने पढ़ा है शेक्सपियर नेगोशिएशंस, उससे ये आइडिया निकला है सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। और उनका कहना है कि एनर्जी, थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगोशिएट होती है। शेक्सपियर्स प्ले एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफॉर्म द सोशल टेंशंस ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड। अगली बात अगर मैं करूँ कंटेनमेंट एंड सबवर्जन, तो ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यू हिस्टोरियस में स्पेशली जो ग्रीनब्लैट हैं वो पूछते हैं कि व्हेन अ लिटरेरी टेक्स्ट सीम्स टू चैलेंज और सबवर्ट द डोमिनेंट पावर, मे बी द गवर्नमेंट, द चर्च, द किंग, इज इट रियली सबमर्सिव और डज पावर अलाउज लिमिटेड सबवर्जन टू कंटेन न्यूट्रलाइज रियल रेजिस्टेंस। देखो ये ऐसी चीज़ है ना, देखो कीवर्ड तो दो ही हैं, कंटेनमेंट एंड सबवर्जन, बट ये जो इतना मैंने हाईलाइट किया है, ओह गॉड, दैट्स द थिंग जो आपको ऐसे असर्शन रीज़न वगैरह में पूछ लेते हैं, है ना। तो ऐसे समझो कि जैसे गवर्नमेंट है ना, उन्हें बहुत कम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट लेट्स, मतलब गवर्नमेंट बहुत कम लोग को क्रिटिसाइज़ करने देती है ना। तो गवर्नमेंट लेट्स अ फ्यू पीपल क्रिटिसाइज इट माइल्डली, दिस रिलीजियस सोशल प्रेशर, जिससे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने से रुक जाता है। पावर कंटेन सबवर्जन बाय अलाउइंग अ लिटिल ऑफ इट। लिटरेरी टेक्स्ट में सीम रिवेलियस बट एक्चुअली रेनफोर्स एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको समझ में आता जा रहा होगा। और वहीं मैं बात करने वाली हूँ माइकल फुकोल्ड्स इन्फ्लुएंस ऑन न्यू हिस्टोरिज्म। माइकल फुकोल्ड आपको मालूम है कितने इम्पोर्टेंट की फिगर हैं आपकी यूजीसी नेट के लिए, और ये केवल एक न्यू हिस्टोरिस्ट नहीं बल्कि एक फ्रेंच फिलोसोफर और हिस्टोरियन भी रहे हैं। बट हिज आइडियाज़ अबाउट पावर डिस्कोर्स एंड नॉलेज डीपली इन्फ्लुएंस न्यू हिस्टोरिज्म। पावर नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इनका कहना है नॉलेज इज़ नेवर न्यूट्रल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एंड सर्व्स पावर स्ट्रक्चर्स। व्हाट काउंट्स एज ट्रूथ इन सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय दोज इन पावर। इनका कहना है जो पावर में होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। डिस्कोर्स क्या है? द लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क वी यूज टू टॉक अबाउट समथिंग। कोई भी एक लैंग्वेज या ऐसा फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम बात करते हैं, लाइक मेडिसिन, क्राइम, सेक्सुअलिटी आर देमसेल्फ सिस्टम ऑफ पावर्स दैट डिफाइन एंड कंट्रोल। ठीक, वहीं इनके की वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मेंटेनेंस एंड सिविलाइजेशन। न्यू हिस्टोरिस्ट यूज Foucault to show how literary texts participate in the discourse of power of their era. Episteme क्या है? Episteme is each historical era has its own episteme, a set of underlying assumptions about what knowledge is valid. कुछ ऐसे अंडरलाइंग अजम्पशंस जो हर एक एरा में बने हुए हैं, दैट इज़ एपिस्टीम। देखो द थिंग इज़ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको लग सकता है कि मैं बस रीड करती जा रही हूँ, मैंने आपको अपनी समस्या, परेशानी, दिक्कत बता दी। अब आपको अगर मेरे ऐसे पढ़ाने में कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ रही है, आप कमेंट डाउन कर दो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, अगर मैं बात करूँ कल्चरल मटेरियलिज्म की, जो आप देखेंगे ब्रिटिश कजन ऑफ न्यू हिस्टोरिज्म में, है ना। तो जैसे कि न्यू हिस्टोरिज्म डेवलप हुआ हमारे यूएसए में, एक पैरेलल मूवमेंट भी चल रहा था, दैट इज़ कल्चरल मटेरियलिज्म, जो हमारे ब्रिटेन में हुआ। सेम टाइम पे ये चीज़ें चल रही थी, है ना। तो इसमें आपको रेमंड विलियम, जोनाथन डॉलीमोर, एलन सिनफील्ड, ये सारे लोग देखने को मिल रहे थे। अब बात क्या हुआ कि न्यू हिस्टोरिज्म हमारे यूएसए, कल्चरल मटेरियलिज्म हमारे यूके, इन जगहों पे चल रहा था। अब ये फोकस कहाँ कहाँ कर रहा था? न्यू हिस्टोरिज्म हमारा फोकस कर रहा था कि कैसे हाउ पावर कंटेन सबवर्जन, और वहीं कल्चरल मटेरियलिज्म हमारा फोकस कर रहा था ऑन हाउ टेक्स्ट कैन जनरली रेजिस्ट पावर। ये ज़्यादा पेसिमिस्टिक था क्योंकि सबवर्जन यूजली गेट्स एब्जॉर्ब्ड। और ग्रीन ब्लेड तो मैंने आपको की फिगर बताई दिए हैं, इनका रेनेसांस फोकस था। वहीं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमारा कल्चरल मटेरियलिज्म था, रियल सबवर्जन इज
पॉसिबल की फिगर आपको डॉलीमोर सिनफील्ड देखने को मिले हैं, जहाँ मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉलिटिकल एप्लीकेशन भी मिली है। बच्चों को फंसाया कहाँ जाता है, यहाँ फंसाया जाता है कि न्यू हिस्टोरिज्म, ओल्ड हिस्टोरिज्म या कल्चरल मटेरियलिज्म को एक समझ लिया जाता है। वो एक नहीं है, क्योंकि न्यू हिस्टोरिज्म हमारा यूएसए ग्रीन प्लेट और पावर कंटेन सबवर्जन की बात कर रहा था, वहीं कल्चरल मटेरियलिज्म हमारे यूके डॉलीमोर सिनफील्ड जेन्यून सबवर्जन पॉसिबल की बात हो रही थी। अब आपके लिए वही टेबल एक आ गई है, गोल्ड माइन, जिसमें आपको की थिंकर, उनके की वर्क्स और की टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चीज़ को नोट डाउन करना है, एक एक बात पढ़नी है जो सामने लिखी हुई है, क्योंकि दिस इज़ द गोल्ड माइन यू हाफ। ओके, इसको आप पढ़ेंगे। अभी तक मैंने इन सब के बारे में पढ़ाया है, आपको ये पढ़ना है। जहाँ जहाँ जो जो डिटेल में पढ़ाने का होता है वो मैं पढ़ाती रहती हूँ, बाकी जो आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा जानने की ज़रूरत है वो उस तरीके से बता देती हूँ। ओल्ड हिस्टोरिज्म, न्यू हिस्टोरिज्म का मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया कि ये ऑब्जेक्टिव वे में था, फैक्चुअल बैकग्राउंड रख रहा था, वरना बल्कि ये हमारा रख रहा था कंस्ट्रक्टेड शेप्ड बाय पावर आ टेक्स्ट। लिटरेचर का रोल क्या था कि हमारे ओल्ड हिस्टोरिज्म में हिस्ट्री पैसिवली रिफ्लेक्ट हो रही थी, वहीं न्यू हिस्टोरिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेकिंग हिस्ट्री। फोकस हमारा ऑथर की लाइफ पे रह रहा था, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे रह रहा था ओल्ड हिस्टोरिज्म में, वहीं पावर, आइडियोलॉजी, कल्चरल डिस्कोर्स देखने को मिल रहा था न्यू हिस्टोरिज्म में। तो ये आपको देखने को मिल गया होगा। मेथड आपको याद रखना है, क्योंकि मेथड असर्शन रीजन में आ जाता है। ठीक है, ये टेबल के साथ क्रिटिक्स एंड की आइडियाज़ जो आपको जानने हैं, इनके कीवर्ड्स जानने हैं। अगेन द इम्पॉर्टेंट टेबल फॉर यू, आपको ये वीडियो पॉज करना है, ये नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, बट आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टेबल है। चाहे स्टीफन ग्रीनबेल्ट हो, लुइस मॉन्ट्रोज हो, जोनाथन डॉलीमोर हो, एलन सिनफील्ड हो, इन सब के बारे में आपको याद रखना है, इनके की वर्क एटलीस्ट याद रखने हैं। देखो, मैं आपको जितना भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ 50 दिन में, ये वो चीज़ें हैं कि आपके लिए काफ़ी है, मतलब नेट JRF लेवल की है ना। द थिंग इज़, आपको बार बार रिवाइज करना है। अब जैसे आपको इनके कीवर्ड्स मैंने तो दे दिए हैं, मैं तो कह रही हूँ याद करने, अब ये आते भी हैं कि कौन से स्कूल से रिलेटेड हैं, कौन सा कीवर्ड किससे रिलेटेड है ना, ये आते हैं। अब आप इसको कितना याद कर रहे हो, कितना बार बार रिवाइज कर रहे हो, दैट्स द थिंग। सो फोकस ऑन रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करते रहो, ऐसा देखो साइकिल वाइज करते रहो, वीक वाइज करते रहो, है ना, बट करते रहो रिवाइज़। क्योंकि आप ये मत समझिए कि आपके पास 1000 चीज़ें होंगी तब आप ज्ञानी कहलाएंगे। आप 100 चीज़ों को ही कितनी बारीकी से जान रहे हैं वो मैटर करता है ना। इस बात पे याद रखना, ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या। हमने न्यू क्रिटिसिज्म में देखा, जहाँ हिस्ट्री इग्नोर कर दी गई थी, उसका रिएक्शन आया कि हिस्ट्री मैटर करती है, लोगों ने कहा हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री तो मैटर करती है। फिर न्यू हिस्टोरिज्म आया, जहाँ हिस्ट्री को एज अ टेक्स्ट देखा जाने लगा। फिर पावर शेप लिटरेचर की बात हमने देखी थी। वहीं हमने फुकॉल्ट का डिस्कोर्स या फिर थिक डिस्क्रिप्शन देखा, एंटीटोड मेथड, सोशल एनर्जी, कंटेनमेंट, सबवर्जन, ये हमने देखा, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और न्यू हिस्टोरिज्म में आपको फाउंडर, उसका कोर आइडिया, मेथड, इन्फ्लुएंसेस और यूके पेल में जो हमारा कल्चरल मटेरियलिज्म चल रहा था, इतनी चीज़ें बहुत याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। न्यू हिस्टोरिज्म में आपको इतना ही समझना है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए गए हैं, और इन क्वेश्चंस की खास बात ये है, आपको मालूम है कि हमेशा मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि पहले पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए करने को, जो कि PYQs होते हैं, इजी टू मॉडरेट टू ट्रिकी लेवल तक सब मिलता है आपको। तो इनके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं, लाइक फर्स्ट का ABCD, आपको जो भी लगता है वो आपको कमेंट डाउन करना है। तो इन क्वेश्चंस को भी वीडियो पॉज कर करके आपको देखते जाना है और इनका आंसर कमेंट डाउन करना है, और आपको जो भी डाउट हो वो आपको बता देना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक दिन मैं आपको ये सारे करा दूँगी, मतलब जितने भी मैं ऐसे क्वेश्चन देती हूँ ना, उसका भी एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में बनाऊँगी मैं, है ना। बट अभी आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं और इनके आंसर्स कमेंट डाउन करने हैं, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है, वो आपको बताते जाना है, कमेंट डाउन करते जाना है। आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये देखो, जैसे शेक्सपियरियन नेगोशिएशन, रेनेसांस, सेल्फ फैशनिंग, रेडिकल ट्रेजेडी। अब यहाँ पे रहता हुआ इंसान आपको समझा देगा, बता देगा, बट याद तो आपको करना है। वो याद करके आप ही समझ पाओगे कौन सी चीज़ कहाँ पहले आ रही है, कहाँ बाद में आ रही है। सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। आपको कंटेंट बहुत ही बेहतर लेवल का प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी दिक्कत हो पूछ लेना, और मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए अंदाज में। कल्चरल स्टडीज़ हम अपना डे 24 में पढ़ेंगे, 25 में पढ़ेंगे। चलो हम पढ़ लेंगे, है ना। मतलब आने वाले दिनों में हम कल्चरल स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अभी तक जितनी चीज़ें कराई हैं उसको रिवाइज़ करते रहना, समझते रहना। और दैट्स ऑल द डोज यू नीड। स्टडी वाइजली, नॉट ब्लाइंडली। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। और पेपर पास आ गया है तो आप लापरवाही नहीं दिखा सकते हो, है ना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।